Einstein was solving the most difficult problems in physics. His private life was unraveling. Albert wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. तो एक तरफ से तो आइंस्टीन कई सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फिज़िक्स में सॉल्व कर रहे थे, बट उनकी खुद की जो लाइफ थी, उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी, उसमें कई तरह की एक तरह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका पतन हो रहा था। और एल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा नाम की एक स्टूडेंट जिनको वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, उनको इंटेलिजेंट एंड क्लेवर क्रिएचर कहते थे, उनसे मैरिज करना चाहते थे, बट उनकी मदर को मिलेवा पसंद नहीं थी। और ऐसा इसलिए था बिकॉज उनको लगता था दैट मिलेवा इज़ टू ओल्ड फॉर हिम। उनको लगता था कि जो मिलेवा है एक्चुअली शी वॉज 3 years ओल्डर देन आइंस्टीन, तो वो 3 साल बड़ी थी आइंस्टीन से। दैट्स वाई उनकी मदर को लगता था कि वो काफ़ी बड़ी हैं इन कंपैरिजन टू आइंस्टीन। एंड शी ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। उनको लगता था कि मिलेवा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। तो अब जैसे जनरली सास जो होती हैं या मदर इन लॉज होती हैं, उनको कई बार उनको इंटेलिजेंट पसंद आती हैं, बट कई बार उनको लगता है सिंपल सी जो एक हाउस वाइफ टाइप की लड़की को ढूंढती हैं जो घर संभाल सके। तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो उनको ये भी थोड़ा सा लगता था कि शी इज़ अ बुक लाइक यू। तो उन्होंने कहा कि वो भी एक किताब है जैसे तुम हो। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और वो चाहती थी कि ये शादी ना हो। वो कहती थी कि आइंस्टीन ये विवाह मतलब ये टल जाए, और आइंस्टीन ने विवाह टाल दिया। बट द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। बट फाइनली कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए फाइनली 1903 में इन लोग की शादी हो गई एंड इनके 2 सन हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड। बट आखिरी में इनकी शादी जो है टूट गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। मिलेवा जो थी वो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि वो अपना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रही हैं, और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई थी। बिकॉज ऐसा बताते हैं लोग कि आइंस्टीन ने उनकी कई सारे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का प्लेस कर दिया था, दैट लाइक यू विल मेक श्योर दैट माई क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री आर केप्ट इन ऑर्डर। वो चाहते थे कि वो मतलब एक परफेक्ट हाउस वाइफ की तरह काम करें, कि उनके क्लोथ्स और लॉन्ड्री ऑर्डर में रहें, उनको 3 टाइम जो खाना है उनके रूम में ही मिल जाए, और उनका बेडरूम जो है नीट एंड टाइडी मिले, डेस्क वगैरह उनको हमेशा उन्हीं के लिए वो ही काम करें और उनको साफ़ सुथरी मिले, और ऑल पर्सनल रिलेशंस वो अपने छोड़ दें, और जो भी उनका वो हो। और जब भी यू विल स्टॉप टॉकिंग टू मी इफ़ आई रिक्वेस्ट, और जब भी मैं तुमसे कहूँ कि जब तुम्हें शांत हो जाना है, तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है, तब तुम्हें चुप रहना होगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मिलेवा को पसंद नहीं आ रही थी, और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई थी। और आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। 1919 में इस कपल ने फाइनली डिवोर्स ले लिया। और तब आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल मतलब जिस साल उन्होंने डिवोर्स लिया, उसी साल उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एल्सा को। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। तो एक तरफ से उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा रॉक कर रही थी, इन द सेंस कि मतलब उसमें कभी उतार कभी चढ़ाव कुछ ना कुछ चल ही रहा था। बट कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हो रहा था, उनको दुनिया में काफ़ी फेम मिल रहा था। इन
15, he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो उन्होंने 1915 में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो करी, पब्लिश की, और जिसने ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहते हैं कि आइंस्टीन के फादर ने उनको एक बचपन में एक कंपास दिया था, तो वो हमेशा वॉन्डर करते रहते थे कि वो कहीं भी जा रहे हैं बट वो कंपास एक ही डायरेक्शन को घूम जाता था। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि कोई फोर्स है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस के विषय में वो सोचते रहते थे। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which light from a fixed star would be deflected through the sun gravitational field। तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस किए थे कि एक फिक्स स्टार से लाइट कितना डिफ्लेक्ट होगी, कितना अपना डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करना मतलब होता है डायरेक्शन को चेंज कर देना थ्रू द सन्स ग्रेविटी। क्योंकि हर एक जैसे अर्थ में एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है, ग्रेविटी होती है, वैसे ही सन में हर एक ऑब्जेक्ट होता है कहीं ना कहीं जो इस यूनिवर्स में है, उसमें थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और न्यूज़पेपर जितने भी दुनिया के जो समाचार पत्रों में उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया गया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। और 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ ऑफ फॉर फिजिक्स यानी भौतिकी में उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। और दुनिया भर से उन पर सम्मानों और निमंत्रणों की बौछार होने लगी, तथा जो प्रेस है, जो मीडिया है, ने उनकी प्रशंसा की। When Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid that the Nazis could build and use an atom bomb. तो 1933 में जब नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आ गई तो आइंस्टीन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाकर बस गए। उन्होंने वहाँ इमिग्रेटेड हो गए, मतलब वहाँ अपने देश को छोड़ के वो प्रदेश में जाकर बस गए, तो अमेरिका में जाके बस गए। 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन की खोज से अमेरिका के जो अमेरिकी जो वो थे फिजिसिस्ट यानी जो भौतिकी के वैज्ञानिक थे, वो सभी के सभी इस चीज़ से परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इससे काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन से। उसमें से अधिकतर फारसीवाद से डर कर भाग गए थे। जैसे मतलब आइंस्टीन भी वहाँ से जब उन्हें देखा नाजीज जो है जर्मनी में पावर में आ गए तो वो भी वहाँ से चले गए। वैसे कई सारे अमेरिकी जो थे वैज्ञानिक थे वो सब चले गए वहाँ से। और अब उन्हें ये डर था कि नाजीवादी एक परमाणु बम भी बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाली बात थी कि इतने बड़े साइंटिस्ट ने एक लेटर लिखा था। किनको लिखा था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा सिंगल बॉम्ब जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता है और ये एक अगर किसी बंदरगाह में गिराया गया तो पूरे बंदरगाह के साथ साथ वह आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर देगा।
The Americans, his words did not fail to have an effect. The Americans developed atomic bomb in secret project of their own. और इनकी बात कहीं ना कहीं जो इन्होंने बोला था, इनके शब्दों का प्रभाव हुआ और अमेरिका ने अपनी ही एक गुप्त योजना में परमाणु बम विकसित कर लिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन अगस्त 1945 they dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki। तो वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा था। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। इनको आइंस्टीन ने एक लेटर लिखी थी। इस लेटर का आप एक ग्लिम्स देख सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया था कि एटॉमिक बम कितना ज़्यादा डेंजरस है। बट अमेरिका वालों ने क्या किया कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, अपना एक गुप्त प्रोजेक्ट रखा, उसमें एटॉमिक बम बनाया और 1945 में इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में ये एटॉमिक बम डाल दिया, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब इसका असर क्या हुआ? आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन जो है विनाश की इस सीमा को देख के बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, परेशान हो गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस बार उन्होंने कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा, क्योंकि उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, लेकिन अमेरिका ने ही उस चीज़ को यूज़ कर लिया। तो इनको बहुत बुरा लगा ये चीज़, और उन्होंने फिर सोचा कि मैं एक पब्लिक लेटर, सार्वजनिक पत्र लिखता हूँ जिसको सब लोग जान सकें। और उन्होंने लेटर लिखी थी यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि एक विश्व की सरकार बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जो रोजवेल्ट की जो लेटर लिखी थी उसका इम्पैक्ट पड़ा था, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। बल्कि उससे क्या हुआ कि अमेरिका वालों ने अपना ही बॉम्ब सीक्रेटली बना लिया। तो बट इस लेटर का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, बिकॉज कोई भी एग्री नहीं करेगा कि पूरा विश्व एक हो जाए। हर कोई अपने अपने मतलब चाहता है कि अपने देश की बाउंड्री और बढ़ जाए, लोग ये चाहते हैं। बट अगर ये कह दे कि नहीं, सारे के सारे जो हैं सब एक गवर्नमेंट के अंदर आ जाओ और अच्छे से रहो, तो कोई नहीं चाहेगा। इसलिए इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब जो है आइंस्टीन राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने लगे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और इन्होंने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर उन्होंने कहा कि शस्त्रों के निर्माण की जो होड़ है, जो हर कोई जना चाहता है कि वो पावरफुल से पावरफुल वेपन बना ले, शस्त्र बना ले, तो उसकी जो होड़ लगी हुई है उस पर रोक लगे और शांति और लोकतंत्र की स्थापना हो पूरे विश्व में। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. इसीलिए बोला जाता है truly beautiful mind, because he was totally a very positive man inside out. अगर हम कुछ उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ों में जो उतार चढ़ाव है उसको अगर हम इग्नोर करें, देन ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन और ही वॉज ट्रूली अ विजनरी। उन्होंने मतलब विजनरी इन द सेंस कि वो दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। 1955 में जब वो 76 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ, तो उनकी प्रशंसा एक दूरदर्शी तथा विश्व नागरिक यानी वर्ल्ड सिटीजन के रूप में की गई, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जितना कि एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में, मतलब साइंटिफिक वे में वो आए थे, बट आखिरी में उनको एक विश्व नागरिक का दर्जा मिला और एक जैसे शांति के मैसेंजर टाइप के वो बन गए थे। बिकॉज उनको लगता था कि हमारा जो वर्ल्ड है उसका अगर हम गलत अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस का अगर हम गलत उपयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा जो वर्ल्ड है वो खतरे में आ जाए। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर एंड होता है। ये कहा जाता है कि जब उनकी
डेथ होने वाली थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि उनकी सर्जरी हो सकती थी, यानी उनका ऑपरेशन हो सकता था, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ग्रैंड और एक पीसफुल मौत मर सकूँ, ना कि मैं ज़बरदस्ती की अपनी जीवन को दवाइयों के और सर्जरी के सहारे खींचते रहूं। और मैं ये चाहूँगा कि मैं ग्रेसफुली, इससे अच्छा कि चाहे मेरी उम्र थोड़ी छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं एक ग्रेसफुल मौत मरना चाहता हूँ। ये भी बताते हैं कई लोग कि आफ्टर हिज डेथ उनके ब्रेन को उनकी बॉडी से अलग करके, कई सारे साइंटिस्ट ने उसमें उसकी कई स्टडी करनी चाहिए। लोग जानना चाहते थे कि ऐसा क्या था उनके दिमाग में। सो आइंस्टीन एक बहुत ही फेमस साइंटिफिक पर्सनालिटी थे, जिनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, और उन्होंने अपने जीवन को ट्रूली पूरी तरह से जिया। और ये कहते हैं कि आइंस्टीन एक विश्व में शांति और लोकतंत्र के लिए कार्य भी किया था। वे चाहते थे कि सारा संसार एक इकाई के रूप में कार्य करे, अतः उन्हें विश्व सरकार का निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। So he worked for peace and democracy in the world. He wanted all the countries of the world to work as a single unit. So he proposed for the formulation of the world government. Or he traveled all over the world campaigning for an end to the arms build-up. He worked not for any one nation, but for the entire humanity. तो खाली एक ही देश के लिए नहीं, बल्कि वो पूरी मानवता के लिए कार्य कर रहे थे। दैट इज़ वाई द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज अ वर्ल्ड सिटीजन। इसीलिए संसार उन्हें विश्व नागरिक के रूप में याद करता है। ओके, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर।